हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते क्या कमाते हैं? जनता के प्रति जो सेवा हमारी होती है वही हमारी कमाई है। तो इन लोगों ने क्या सेवा करी होगी, क्या दिया होगा इन्होंने? और इन्होंने सरकार बनाई, जब इनकी सरकार बनी तो कांपते कांपते खड़े हो पाए थे सरकार के रूप में। और कौन सा वादा करके आए थे कि हम 4 दिन के अंदर भैया किसानों को कर्जा माफ कर देंगे। 4 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए, महीना भर, 6 महीना, 5,000, 2,000, 15,000, 7,000, 9,000 ऐसे कर्जा माफ करे। बोले भैया 25 लाख किसानों को कर्जा माफ कर दिया, बाकी अगले सत्र में हम जाकर के जब अगला वर्ष शुरू हो जाएगा तो हम 25 लाख का और कर्जा माफ करेंगे, इस तरह से। लेकिन ध्यान कहाँ था कि भैया रेता के ठेका दे दो जल्दी जल्दी, कितना पैसा आ जाए रेता के ठेके में। चलो भैया ट्रांसफर उद्योग, मतलब कहीं ऐसा देखा ही नहीं कि ऐसे ट्रांसफर किसी प्रदेश में आज तक भारत के आज़ाद होने के इतिहास के बाद किसी जगह आपने देखा हो कि इस तरह से ट्रांसफर हुए। हम लोग भी आए सत्ता में, कभी भी ऐसा हम लोगों ने कभी बदले की कार्रवाई और शुचिता के साथ में पूरी सरकार चलाई, कभी भी प्रशासनिक फेरबदल इतना बड़ा नहीं किया। और कर दिया तुमने यदि 100 लोगों का ट्रांसफर कर दिया तो 80 लोगों का वापस ले लिया। क्यों? पैसा पहुंच गया, पैसा पहुंचा भैया। तो यदि कोई उनका ब्लॉक अध्यक्ष भी रिकमेंड कर रहा है विधायक को, विधायक क्या दे रहा मंत्री से, बोले भैया इनको हटवा दो, एक काम करो पटवारी को ऐसा ऐसा, ये SDM को ऐसा ऐसा, ये सब चल रहा हर विभाग में हुआ है ऐसा। क्या तमाशा? ये उन्होंने किया अपना 100 दिन। उनसे अगर पूछो तो उनके 100 दिन में ये किया उन्होंने। और हमारे 100 दिन जिस दिन 23 मार्च को मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करी, उस समय समझ लो कि मूल मुड़ाते ओले पड़े। ऐसी स्थिति आ गई कि हम समझ ही नहीं पाए, हम बैठ ही नहीं पाए। और उसके बाद सामने कोरोना खड़ा हुआ था। उस कोरोना को कैसे निपटना है, इसके पहले ना तो ऐसी भयानक बीमारी देखी थी, ना इसका सामना कैसे करना, कितनी फैलेगी, कितना बृहद रूप होगा, इसके कारण कुछ पता ही नहीं था। और डॉक्टर ना तो मरीज का सामना कर पा रहा था, ना पुलिस लोगों को संभाल पा रही थी, ना जितने बवाल हो रहे थे उनका नियंत्रण हो पा रहा था। उसमें सरकार ने सबसे पहले तो उन लोगों को सुरक्षित किया जिनको उसका वास्तव में जाके सामना जमीन पर करना चाहिए था। डॉक्टरों को, पुलिस प्रशासन को, हमारा राजस्व का अमला, हमारा प्रशासन का अमला, इन सब लोगों को कोविड योद्धा के रूप में घोषित किया। और न केवल इनको कोविड योद्धा के रूप में घोषित किया, बल्कि इनके लिए मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना भी बनाई। और इसके माध्यम से फिर जब हमने देखा कि बिल्कुल लगातार झटके पे झटके उज्जैन से आ रहे थे, इंदौर से आ रहे थे, इतनी बड़ी मात्रा में सैकड़ों मरीज रोज निकल रहे थे, और सरकार ने उसके बाद लगातार उसको भोपाल में यहाँ वहाँ मैनेज किया। और मैनेज करने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ अब थोड़ा शांति आई। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो निःशुल्क ट्रीटमेंट, भैया हम निःशुल्क ट्रीटमेंट देंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, आप अस्पताल में भर्ती हो, निःशुल्क ट्रीटमेंट ही नहीं देंगे, निःशुल्क भोजन भी देंगे। एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें IITT फार्मूला उन्होंने रखा। पहले आइडेंटिफिकेशन उस मरीज का, दूसरा तो उसको आइसोलेशन के बाद उसकी टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद उसका ट्रीटमेंट। ऐसा उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया। उस फ्रेमवर्क के अंतर्गत सरकार ने काम करना चालू किया और नियंत्रण में लिया कोरोना को। जहाँ पे 19% केवल 100 में से 19 रिकवर हो रहे थे, वहाँ 77% की रिकवरी रेट आ गई। और मृत्यु दर तो हमारे यहाँ सबसे अच्छा, मतलब मान के चलो कि इतना बढ़िया 1.2 पे कंट्रोल करके रखा है। पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उसमें 12वें नंबर पे हम हैं। हमारे यहाँ 100 में से केवल 1.2 लोग, 100 में से केवल 1.2 लोग ही मर रहे हैं। तो ये एक सामान्य आंकड़ा है कि जबलपुर में हम देख रहे थे 600 लोग मरते थे ऑन एन एवरेज पूरे महीने में सचिन भाई, और अभी 150 लोग मर रहे हैं। तो ये कोई मृत्यु दर कहीं से कहीं कोरोना अफेक्टेड है ऐसा हम कह नहीं सकते। दूसरे और कारण, अगर दूसरी बीमारियां तो उसके कारण, तो हमारा जो पूरा जितना कोरोना योद्धा थे, जितना अमला था, वो इसको नियंत्रण करने में सक्षम हो पाया, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यही बस नहीं, इतना बड़ा पलायन आज़ादी के बाद, इतना बड़ा वर्ग मजदूरों का पलायन हुआ, जिसको हम देखें जहाँ देखो वहाँ चला आ रहा, किसने कहाँ बरगलाया, कैसे चले आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, उनके पास खाने को भोजन नहीं, इस तरह की स्थितियाँ थी। 15 लाख मजदूर, अब 15 लाख मतलब हमारे जबलपुर की आबादी 15 लाख है। ऐसे 15 लाख मजदूरों को उनका पलायन हुआ, उनका प्रवास, उनका आवास, उनका रोजगार, उनका राशन, इस सब की व्यवस्था सरकार को इन 100 दिनों में करनी पड़ी है। और इसका वो पूरे सक्षम तरीके से इसको नियंत्रण में ले पाए हैं और कर पाए हैं। अब राशन की अगर बात करें तो जितने अपात्र कार्ड थे उनको, ऐसे अपात्र लोग मतलब जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, लेकिन उनके पास BPL नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं, और चीज़ें नहीं, तो ऐसे 32 लाख लोगों का व्यवस्था करी गई। और 3.5 लाख मीट्रिक टन ऐसा उनको अनाज दिया गया। मीट्रिक टन मतलब हम कह लें 1000 बोरा 1 मीट्रिक टन के बराबर होता है। 3.5 लाख वो हो गया। इसके अलावा जो पात्र थे ऐसे 1.16 करोड़ है ना, 1.25 करोड़ ऐसे
राशन कार्डधारी जिनके लिए 7.71 मीट्रिक टन, ऐसे 10 लाख मीट्रिक टन अनाज की व्यवस्था करी गई और इन लोगों के लिए भोजन कहीं पे भी किसी तरह की कमी नहीं रह पाई। और फिर उसके बाद सरकार को पता है कि हम जिस संगठन से आते हैं वो स्वयं सेवा भावी है। राजनीति हमारे स्वभाव में बाद में आती, पहले सेवा आती है। हम लोग चारों तरफ खुद भी सब तरफ से सेवा में लगे हुए थे, लेकिन सरकार ने जो अपना काम किया वो इस तरह से काम किया। और जब सरकार ने देखा कि इतनी बड़ी मात्रा में श्रमिक आ रहे हैं तो उसके लिए श्रमिक सिद्धि योजना सरकार लेकर के आई। उस श्रमिक सिद्धि योजना में सरकार ने 30 लाख मजदूरों को पंजीयन किया और 30 लाख मजदूरों को पंजीयन में कम से कम 7.5 लाख के जॉब कार्ड भी बना दिए। इसके होते हुए भी कि संबल योजना में हमारे 1.5 करोड़ मजदूर जो हैं वो पंजीयन हैं उनका, और वो 1.5 करोड़ मजदूर जो पंजीयन है जिनका, उसमें उनके लिए यदि वो कार्य करते हुए दुर्घटना में ख़त्म हो जाते हैं तो उनको 4 करोड़ की राशि सरकार सहायता स्वरूप देती है, माफ़ करें 4 लाख की राशि देती है। और यदि वो सामान्य रूप से ख़त्म हो जाता है तो 3 लाख की राशि देती है। और अपंगता के समय में अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो 102 लाख रुपए की राशि ऐसे मजदूरों को दी जाती है। हमको पता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत लगातार उन 23 लाख मजदूरों को 532 करोड़ की राशि भी दी है साथ साथ। और शहर में जो रह रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बेसहारा लोग जो सामाजिक पेंशन के अंतर्गत 46 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, उनको 537 करोड़ रुपए की राशि जारी करी है। ये 100 दिनों में हमारी सरकार ने किया है, जो शायद हमें अब ध्यान में आए। आपको भी मालूम होगा, आपको भी ध्यान में है, लेकिन हम बता देंगे तो आपके मस्तिष्क में एक बार फिर रहेगी। कहीं जवाब देने का वक्त आएगा तो आप बोल पाओगे कि हाँ ये हमारी सरकार ने 100 दिनों में किया हुआ है। ये सरकार हमारी लगातार करती रही और सरकार इसके लिए बहाना कर सकती थी कि भैया 100 दिन में हम क्या करते, यही तो कर सकते थे। कोरोना सामने खड़ा था, हम इससे लड़ सकते तो हम लड़ रहे थे। अब और बताओ हम क्या करें? नहीं, हम ऐसे संगठन से आए नहीं कि जहां हम बहाना ढूंढें। हमारे सामने तो हमारी अपनी चुनौती होती है, हमारा अपना पिछला रिकॉर्ड होता है। जैसे ही सरकार शिवराज सिंह मुख्यमंत्री पद पर बैठे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या किसानों की फसल बीमा योजना की प्रीमियम की थी, जिसमें उन्होंने 2200 करोड़ रुपए की राशि तुरंत जारी करी। और 2200 करोड़ रुपए की राशि जारी करी तो पिछला जो क्षति किसानों की फसलों की हुई थी उसकी 3100 करोड़ 15 लाख किसानों को वो राशि मिली। तुरंत बीमा कंपनी ने जारी किया और उनको किसानों तक राहत पहुंची इस माध्यम से। और यही नहीं, इस बार तो मतलब ताली बजाने वाली बात है कि हमारा मध्य प्रदेश जो है पंजाब को पछाड़ते ऑल टाइम नंबर 1 बन के आया है। सबसे अधिक गेहूं उपार्जन का रिकॉर्ड बना है, 1.29 करोड़ 1.29 लाख मीट्रिक टन। 1.29 लाख मीट्रिक टन मतलब कहना चाहिए 1300 बोरा, 1300 करोड़ बोरे के लगभग 1300 करोड़ बोरे की संख्या हम अगर 1000 के हिसाब से माने, मैंने अंदाज लगाया कि अगर ये मीट्रिक टन में आंकड़े दिए हैं तो इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं का उपार्जन ही नहीं हुआ, उसका भंडारण भी सरकार ने किया, उसको सरकार ने खरीदी भी करी, उसका भुगतान भी किया, क्योंकि सामने फिर दूसरी फसल खड़ी हुई थी। वो फसल उसके लिए उनको बोनी करनी थी, वो कटाई करने के बाद सोयाबीन की और दूसरी चीज़ों की, तो तत्काल किसानों को भुगतान करने का काम सरकार ने किया। और सरकार ने कब किया? जब से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ, जहाँ पे निर्धारित कर दिया भैया 50% से ज़्यादा लोग आपस में जाएंगे नहीं। एक फाइल उसके पास पड़ी तो वो आया नहीं, और जिसके पास जो आज आया वो कल नहीं आएगा। ऐसे में सरकार किस तरह से प्रबंधन करती है और योजना बनाती है, ये तब सरकार ने किया और ऐसे लोगों को राहत पहुँचाई। केवल यहाँ सरकार नहीं रुक गई, सरकार ने जो किसानों की पिछली योजना थी कि 0% पे ब्याज देना, वो 0% पे ब्याज देना जारी रखा, ऋण देना जारी रखा। इसके अलावा सरकार ने देखा कि भाई मंडी के बीच में दलालों की समस्या आती है, तो सरकार ने मंडी के लिए डायरेक्ट खरीदी की प्रावधान कर दिया कि यदि कोई प्राइवेट कहीं पे कोई व्यापारी है तो वो खुद डायरेक्ट किसानों से खरीदी कर सकता है। ई मार्केटिंग के द्वारा खुद सरकार किसान डायरेक्ट बेच सकता है। जो फूड प्रोसेसिंग वाले यूनिट हैं वो खुद जाके किसान के खेत से वहाँ से खरीदी कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं सरकार ने किसानों के लिए करी। और साथ में आपको याद होगा कि जैसे ही कोरोना का ये प्रारंभ हुआ था, प्रधानमंत्री ने उसी समय, नमस्कार आइए, उसी समय सरकार प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम किसान सम्मान निधि देंगे, पूरे देश भर में किसानों को किसान सम्मान निधि देंगे। आपको याद होगा 2000 रुपये राशि के हिसाब से ऐसे सरकार ने 3-3 किस्तें जारी करी थी और 1700 करोड़ रुपए की राशि उसमें प्रदेश सरकार ने दी है, जिसमें 72 लाख किसानों को उसका सीधा सीधा लाभ हुआ है। 72 लाख किसानों को, कल्पना कर लीजिए। हमने आपको बताया कि कल्पना करने का एक तरीका कि 15 लाख की जनसंख्या है शहर में, तो आप कल्पना करिए कि कितने किसानों को इसका लाभ मिला। ऐसे सरकार ने इतने किसानों को लाभ दिया है, ये 100 दिन के अंदर सरकार ने किया है। सरकार यहाँ नहीं रुक गई, सरकार के पास बहुत सारी चीज़ें थी। चिकित्सा निःशुल्क चल रही थी, जो महिलाओं की प्रसूताओं की जो चिकित्सा चल रही थी,
जो और रोजगार के लिए अलग अलग लोन दिए जाने थे वो सारी चीज़ें जारी रहीं। इसके बाद छात्रवृत्ति अगर हम देखें बच्चों की, तो उसके लिए सरकार 12वीं वाले बच्चों के लिए 30,000 रुपये की राशि जारी करती है और 30,000 रुपये की राशि के लिए उन्होंने 532 करोड़ रुपए 537 करोड़ रुपए उन्होंने जारी किया। और मध्याह्न भोजन का साथ में 348 करोड़ रुपए जारी किया। मध्याह्न भोजन में जो बच्चों को भोजन जाता है वो साथ में चलता रहा। सरकार ने किसी प्रकार कोई बहाना कोई कोताही नहीं करी कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, कोरोना काल चल रहा है। क्योंकि बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे थे, लेकिन उन तक भोजन पहुंचना चाहिए, ये आवश्यक है। यदि उनका भोजन नहीं पहुंचेगा तो कुपोषण के शिकार होंगे। सरकार इसके लिए पहले ही संकल्प है, तो सरकार ने वो सारा काम लगातार करती रही। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि हाँ महिलाएं, अब जैसे ही कोरोना आया पीपीई किट नहीं थी, मास्क नहीं थे, फलाना नहीं था, ठिकाना नहीं था, सरकार लड़ती कैसे? तो उन्होंने सरकार ने यहीं के यहीं नियोजित करना शुरू किया और उन्होंने जीवन शक्ति के रूप में महिलाओं को 10,000 महिलाओं को रजिस्ट्रेशन किया और उनको 20 लाख मास्क बनाने का ऑर्डर दिया। 20 लाख मास्क सरकार बना दी। घर घर दवाई की व्यवस्था करनी थी। जीवन अमृत योजना के अंतर्गत उन्होंने ये होम्योपैथिक जो होती है, आयुर्वेदिक होती है, काढ़ा अपन लोग सब ने बांटा है। मैंने खुद 1200 घरों में बांटा है। ऐसे सरकार ने 3.5 करोड़ परिवारों में वो दवा का वितरण किया हुआ है। प्रधानमंत्री की, फिर प्रधानमंत्री तो वहाँ रुकते नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री देखा ही नहीं होगा जो रुकता नहीं। आज आपको अच्छी खबर बता दें, ताली बजाने के लायक, कि चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई गलवान घाटी से। 2 किलोमीटर पीछे हट गई। कल हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं डोवल जी, उनसे बातचीत हुई, विदेश मंत्री से ऊपर का उनका अधिकारी से बातचीत होने के बाद उनको 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है। ये पहली हमारी जीत हुई। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो रुकता नहीं, जिसने देखा कि अरे बाप रे इतने बड़े मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, तो हम इन मजदूरों को लोकल टू वोकल, उन्होंने बताया कि हम वहीं के वहीं, आप अगर चप्पल बना रहे थे महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो आप यहाँ कुछ गाँव इकट्ठे हो जाओ, लोग यहाँ चप्पल का प्लांट लगाओ, हम ज़मीन देंगे। तो ऐसे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, चीन पर से डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए जो बहुत बड़ी योजना बन रही है, इसके अंतर्गत हर एक प्रदेश सरकार को भूमि उपलब्ध करानी है। और हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसे में 12,500 हेक्टेयर भूमि बैंक के रूप में एकत्रित कर ली है कि इतनी भूमि हमारे पास है कि जब हमें देने का समय आएगा तो हम दे पाएंगे। सहारिया आदिवासी हैं, बैगा आदिवासी हैं, भगारिया आदिवासी हैं, तो 45 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने दी है। और 48 लाख पट्टे देने का निर्णय कर लिया सरकार ने ऐसे आदिवासियों को। हर क्षेत्र में हमारे पास बोलने के लिए है कि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया। अब जो मजदूर वहाँ से आए थे, 15 लाख मजदूर तो आए, लेकिन उसके बाद भी 1.5 लाख मजदूर फंसे रह गए हैं। और वो जो फंसे रह गए, तो हमने उनकी सरकारों, उन प्रदेश की सरकारों पर उन पर निर्भर नहीं रहने दिया। हमने क्या तय किया कि हम यहाँ से 15 करोड़ की राशि उनके खातों में डालेंगे। सरकार ने 15 करोड़ की राशि उनके खातों में डाली, उन 1.5 करोड़ मजदूरों के खातों में। आपको मालूम होगा रोजगार सेतु पोर्टल बन गया है, रोजगार सेतु पोर्टल, जिसमें उन मजदूरों को रोजगार देने वाले ऐसे और रोजगार जो मजदूर जिनको चाहिए ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। उसमें करीब 23 लाख के आसपास कंपनियां ऐसे फिर सरकारी संस्थाएं ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हम इनको रोजगार देंगे। और उसमें से 11,000 मजदूरों को अभी तक उस पोर्टल पे इतनी जल्दी दे भी दिया गया है, रोजगार दे भी दिया गया इतनी जल्दी। तो ये 100 करोड़, मैं जितना बोलता जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम और आप भी जानते हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो। लेकिन अगर हम इस बातों को ध्यान में अपने में नहीं लेके आएंगे तो हम कभी लोगों को बता नहीं पाते, जवाब नहीं दे पाते। बिजली के बिल की बात अगर अपन करते हैं ना, जब तो बिजली के बिल के लोग कहते हैं बिजली का बिल इतना महंगा, भैया फिक्स चार्जेस मीटर में होते हैं। वो मीटर के फिक्स चार्जेस सरकार ने 1150 करोड़ का लाभ उपभोक्ताओं को फिक्स चार्जेस के लिए पहुंचा दिया सरकार ने। और ऐसे गरीब परिवार, 97 लाख गरीब परिवार, उनको सरकार ने करीब 634 करोड़ रुपए का लाभ उन उपभोक्ताओं को बिजली का बिल अदा करके उनको पहुंचा दिया। हर क्षेत्र में सरकार ने काम किया। 100 दिन के लिए ये दूसरों के लिए बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन हमारी भाजपा सरकार को ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमें काम करने की आदत है। जितना वो शायद 5 साल में कर पाते हैं उससे हम 1 साल में कर देते हैं। तो हमें इन बातों के लिए तैयार रहना चाहिए और जब समय आता है तो हमें लोगों तक इन बातों को पहुँचाना है, ये हमें मालूम होना चाहिए अच्छे से। और कभी भी एक बात का अपन हम अच्छे से ध्यान कर लें, हमने अभी वो मंजिल हासिल नहीं करी जिसके लिए हमने इनको माला पहनाई, जिसके लिए हमने इनको माला पहनाई, हमने वो मंजिल हासिल नहीं करी। जिस दिन हम वो मंजिल हासिल कर लें ना, उस दिन के बाद फिर हम अपने लोगों से शिकायत करेंगे कि हमारे अध्यक्ष ने ये नहीं किया, हमारे सांसद ने ये नहीं किया, हमारे जनप्रतिनिधि ने ये नहीं किया, हमारे फलाने ने नहीं किया। अरे भैया, हमें कोई बुलाने गया था घर कि आप आ जाओ, चलो यार भारतीय जनता पार्टी में काम करो? कोई बुलाने नहीं गया था, हमें तो कोई बुलाने नहीं गया था। हम अपनी मंशा से आए ना काम करने के लिए। तो हम ये सोच के आए कि ये संगठन, इसके विचारधारा हमारे जैसी है, जैसे हम राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं
वैसे ये संगठन रखता है। तो जब हम उस स्थान पर पहुंच जाएं, तो जब हम ही हम होंगे, हमारे सामने जब कोई दूसरा नहीं रहेगा, तब हम अपने लोगों से शिकायत करेंगे, तब उनसे लड़ेंगे, भाई ऐसा क्यों नहीं, अपन ये सब कह के चले थे साथ में और अब आप मुकर रहे हो, लेकिन हम अभी मंजिल पे पहुंचे कहाँ हैं। तो जब हम उस मंजिल पे पहुंच जाएं तब हम शिकायत करें। नहीं, तब तक तो हमें ऐसा लगता है कि यदि अपन संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, तो हमें संगठन के हिसाब से चलना चाहिए। संगठन जो कहता निर्देश देता, हम उस बात पे सीधे बढ़ जाना चाहिए, उसमें ना नुकुर या उसमें कोई सी तरफ का विकल्प नहीं रखना चाहिए। इतनी बात कह करके मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई।